नमस्कार। आपने देखा इन दिनों हमारा मेंटल हेल्थ को लेकर सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि दिमाग को किस तरह दुरुस्त रखा जाए, शांति कैसे पाई जाए और कैसे हम सफलता के ऊंचे से ऊंचे आयाम हासिल कर सके। इसी दौरान आपने देखा हमारे साथ एक बहुत अच्छी वक्ता हमारे साथ शामिल हुई थी, नाम था राशि शर्मा जी। राशि शर्मा जी हिप्नोथेरेपी की एक्सपर्ट थी और आपने देखा कि वो किस तरह से स्पिरिचुअल रिग्रेशन के ऊपर काम कर रही थी। आपके बहुत सवाल आए और बहुत आप लोगों की वो रही कि उनसे हमें स्पेशली मिलना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं। तो आपकी उसी फरमाइश को पूरा करते हुए एक सोलो प्रोग्राम हमने राशि जी को लेकर ही बनाया है और आज हम लोग उसी पे बात करने वाले हैं, पूरी तरह से हिप्नोथेरेपी पे और स्पिरिचुअल रिग्रेशन पे कि क्या होता है। क्या हिप्नोथेरेपी में हम लोग जैसे देखते हैं कि एक सामने कुछ पेंडुलम से घुमाया जाता है और आदमी जस का तस करने लग जाता है। क्या वो सच्चाई है? क्या स्पिरिचुअल रिग्रेशन जैसे हम लोग कहते हैं पूर्व जन्म वाली से बातें, पिछला जन्म जैसे हम लोग कर्म योग कहते हैं, ऐसा कुछ होता भी है कि नहीं होता है? और अगर होता है तो हमारे जीवन पर कितना प्रभाव पड़ता है? क्या पिछले जन्मों के कर्म हमें इस जन्म में परेशान करते हैं या हमारी सहायता करते हैं? ढेरों सवाल हैं आपके जो आपने पिछली बार हमसे पूछे थे। पिछली बार हम उनका जवाब नहीं दे पाए थे, लेकिन आज हम आपको उनका जवाब देने के लिए पुनः तैयार होकर आए हैं। तो वही हमेशा की तरह के विश्वास का बल लेकर, आशाओं के पल लेकर, जीवन अरण को सज्जे हों, बाधाओं के हल लेकर। तो चलिए आज आपकी बाधाओं का हल लेकर हम मिलते हैं राशि शर्मा जी से। तो उससे पहले एक आपसे हमेशा तो गुजारिश करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि अगर आपको लगता है शिक्षा के जरिए समाज में सुधार लाया जा सकता है, तो अगर आप इसको कार्यक्रम को यूट्यूब के जरिए देख रहे हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और अगर आप फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो हमारे पेज को अभी फॉलो कर लें, जिससे कि ऐसे बहुत उम्दा और गुणी एक्सपर्ट से हम आपको बार बार में मिलवाते रहिए। तो चलिए देर नहीं करते और राशि शर्मा जी से मिलते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रेडिट टीवी और मैं सुनील नारनोलिया शिक्षा सरोकार सीजन 2 का एक नया अंक लेकर आपके सामने हाजिर हूं। जैसे कि हम लोग देखते हैं हिप्नोथेरेपी, जिसका एक अलग ही तरह का इल्यूजन कहें या फिर एक आकर्षण हम सब लोगों के बीच के अंदर बना हुआ है कि हिप्नोथेरेपी एक ऐसी चीज जिसके जरिए लोगों के जन्मों को समझा जा सकता है, उसके कर्मों को समझा जा सकता है कि किस तरह से लोग कर रहे हैं और ऐसा वो क्यों कर रहे हैं। तो इसी सवाल के जवाब के लिए जैसे मैंने बताया कि आज हम लोग मिलने वाले हैं राशि शर्मा जी से। राशि शर्मा जी वही एक्सपर्ट जिनसे हमने पिछली बार मिलवाया था और जिनके एक्सपर्टाइज को लेके आप लोग बहुत प्रसन्न भी हुए थे और बहुत हैप्पी भी हुए थे और आपकी फरमाइश रही थी उनसे मिलवाया जाए। तो चलिए मैं आपको आज पसंदीदा आपके एक्सपर्ट जो है हिप्नोथेरेपी की, राशि शर्मा जी, उनसे मुखातिब करवाता हूँ। राशि शर्मा जी, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। नमस्ते सुनील जी, थैंक यू। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन कि आपने हमारे दर्शकों की इस रिक्वेस्ट को स्वीकार किया और इस मंच पर आना स्वीकार किया। आज हम आपके जरिए उन सभी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे जो पिछली बार छूट गए थे, क्योंकि हम आदमी हैं, एक आम से आदमी हो, कहीं ना कहीं हिप्नोथेरेपी का बड़ा रोमांच भी है हमारे जीवन के अंदर। तो आज उसी रोमांच को हम आपके जरिए पूरा करना चाहेंगे कि क्या है, किस तरह से ये काम करती है हिप्नोथेरेपी, स्पिरिचुअल रिग्रेशन क्या होता है। मैं सवालों का जो सिलसिला शुरू करूं उससे पहले मुझे लगता है कि मुझे राशि शर्मा जी के बारे में कुछ बातें कह देनी बहुत जरूरी हैं, क्योंकि इंसान जब उपलब्धियां दर्ज करता है तो जरूरी वो है कि वो कहीं ना कहीं लोगों को प्रभावित भी करती है और मोटिवेट भी करती है। आप राशि शर्मा जी की उम्र देखकर शायद ये नहीं सोच पा रही होंगे कि जो शख्सियत आपके सामने बैठी हुई है उन्होंने इतनी ही युवा अवस्था में इतनी सारी सफलताएं हासिल कर रही हैं, कर चुकी हैं। ये ना केवल हिंदुस्तान सरकार की बात करूं, भारत सरकार की बात करूं, बल्कि विदेशों के जरिए भी सम्मानित है। ये एक सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट हैं यूएसए से, ये मास्टर हिप्नोथेरेपिस्ट हैं यूएसए से, ये पीएलएफ डिप्लोमा हैं यूके से, ये शैमनिक प्रैक्टिशनर हैं एफएसएस यूएसए से, लाइव बिटवीन लाइव्स एलबीएल से, मतलब ऐसे ढेरों सारी सर्टिफिकेट और डिग्रीज इनके पास में हैं। ये बेसिकली सीईओ और फाउंडर हैं सोल कंसिस्टनेस लैब एंड सहज हीलिंग, जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऊपर ही इंटरनेशनली सर्टिफाइड मास्टर ट्रेनर और थेरेपिस्ट हैं। अगर मैं इनके ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात यहाँ पे करना चाहूँ तो जो सोल कंसिस्टेंस लैब जो है इसे इंडियन गवर्नमेंट की बहुत सारी संस्थाओं में और भारत की और भी अन्य जो संस्थाएं उन्होंने इन्हें सम्मानित किया है इनके हिप्नोथेरेपी काम को लेकर, रिग्रेशन काम को लेकर, प्रोग्रेशन काम को लेकर, शैमनिक हीलिंग को, एडवांस ट्रेनिंग एंड थेरेपी सर्विसेज हैं, कंट्रीब्यूट, इस काम को लेके बहुत इन्हें सम्मानित किया गया। मैं कुछ जो इंस्टीट्यूशंस हैं, कुछ बोर्ड्स हैं, उनका नाम जरूर यहाँ लेना चाहूँगा।
क्योंकि वो ऐसे बोर्ड्स हैं, ऐसे संस्थाएं हैं जो हमारे मन में विश्वास पैदा करती हैं, क्योंकि वो हर किसी को यूं आसानी से सम्मानित नहीं करती हैं, सत्यापित नहीं करती। उन्होंने राशि जी को किया है तो ये मान के चलना पड़ेगा कि राशि जी की बात में कुछ दम है, कहते हैं ना बंदे में है दम। तो आज हम राशि जी की ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से ही सम्मानित हैं, साथ ही साथ में माइटी स्टार्टअप हब से वहां सम्मानित हैं, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड है वहां से भी ये सम्मानित हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड वहां से भी जुड़ी हुई हैं, ये आत्मनिर्भर भारत से भी हैं, वोकल फॉर लोकल, ये बहुत सारी इस तरह की और भी मेरे पास में लंबी फहरिस्त है। आप सोच सकते हैं कि कम 2-3 वो हैं मेरे पास में पेजेस जिनके बारे में सिर्फ यही लिखा गया है कि कहाँ कहाँ से सम्मान मिले। वो मुझे लगता है कि उन सम्मानों को मैं जिक्र करूंगा तो बहुत सारा समय तो हमारा वहीं व्यतीत हो जाएगा, इसलिए मैं चाहूंगा सीधे मैं अवार्ड्स के ऊपर आ जाता हूं कि राशि जी को अवार्ड्स कहाँ कहाँ से मिला है। इंडियन अचीवर्स फोरम के जरिए वुमेन ऑफ एक्सीलेंस 2020 का अवार्ड भी मिला है। राशि जी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं कि आप इतने सारे अवार्ड्स के साथ में हैं। ये जो इन्हें मिला था इनकी आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन फॉर नेशनल बिल्डिंग के लिए मिला था, जिसमें कि इन्होंने मोस्ट एडवांस और मोस्ट क्वालिफाइड होलिस्टिक हीलिंग एंड हिप्नोथेरेपी के लिए दिया गया था, जिसमें पास्ट लाइफ रिग्रेशन के ऊपर भी अच्छा काम किया, वो रहा था इनका। और इन्हें एक अवार्ड और जो है उसका भी मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगी, सम्मान और भी इनको जो इंडिया बेस्ट बिजनेस मैगजीन है उनके जो बिजनेस कनेक्ट नवंबर 2020 के एडिशन के अंदर भी इनको फीचर किया गया था, पूरा आर्टिकल पूरा लेख आया गया था। राशि जी बहुत बहुत अभिनंदन, मैं आपको देख के खुद मोटिवेट हो रहा हूँ कि आपने इतना सारा काम कैसे कर लिया। और एक अवार्ड जो अवार्डेड बाय द बिजनेस कनेक्ट मैगजीन फॉर 2020 वहां से भी ये सम्मानित हैं। राशि जी पहले तो आपको इन सभी अवार्ड्स के लिए, इन सारी सफलताओं के लिए जो आपने इतनी जल्दी अर्जित कर ली उसके लिए मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ आपका कि आप हमारे बीच में सिर्फ रहने के लिए नहीं आई हैं, जीवन को दिशा देने के लिए आई हैं। बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ कि आप मनुष्य होकर मनुष्यता को सार्थक करने का इतना सार्थक सा प्रयास कर रही हैं। राशि जी अब मुझे लगता है कि मेरे जो सवाल हैं जो मेरे पिछली बार भी छूट गए थे, आज भी बड़े अंदर उहापोह मची हुई है कि मुझे पहले सवाल पूछ लूँ। बातें मैं आपके बारे में और भी कर सकता हूँ, एक एपिसोड सिर्फ इसी बात पे भी खर्च कर सकता हूँ कि आपने क्या क्या उपलब्धि और किस तरह से दर्ज की, लेकिन मुझे लगता है आज मेरे सवाल मुझे ज्यादा महत्वपूर्ण लग रहे हैं, तो मैं पहले वो पूछ लेता हूँ। एक जो सवाल मेरे जहन के अंदर आता है कि हिप्नोटिज्म की बात करें, हिप्नोथेरेपी की अगर हम लोग बात करें तो मेंटल हेल्थ के अंदर इनका यूज किया जाता रहा है। हम देखते आए हैं कि सक्सेस के लिए हम लोग बात करें या फिर किसी फोकस की बात करें, कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए बात करें तो वो सब चीज थी। लेकिन अभी स्पिरिचुअल हिप्नोथेरेपी की हम लोग जो बात करते हैं, स्पिरिचुअल रिग्रेशन की हम लोग जो बात करते हैं, वो भी एक नया मसला इसके अंदर शामिल हो गया है। तो थोड़ा सा इसके ऊपर प्रकाश डालिएगा, तो स्पिरिचुअल रिग्रेशन है क्या, स्पिरिचुअल हिप्नोथेरेपी क्या है, थोड़ा सा इस पे डालिए। ये मेरी बड़ी क्यूरियोसिटी, बड़ी जिज्ञासा है कि किस तरह से काम करता है, क्या है, फिर हम लोग आगे सवाल लेंगे, क्योंकि पहले पहला पायदान तय करें हम लोग। जी बताएं। जी सुनील जी, थैंक यू सो मच आपकी विशेष के लिए। देखिए सुनील जी, जब हम बात करते हैं हिप्नोसिस की, सबसे पहले हिप्नोसिस से शुरू करते हैं। हिप्नोसिस एक बहुत ही नेचुरल स्टेट है, जैसे हम जहाँ हमारे शिफ्ट में अवेयरनेस होता है। जैसे अगर बोले आप अपनी कीज ढूंढ रहे हैं और जो आपके बिल्कुल सामने है, लेकिन आप वो आपको मिलती नहीं है ना, और थोड़ी देर बाद आप रियलाइज करते हैं कि वो आपके सामने ही पड़े हैं और आप उसे उठाते हैं। आप कभी डे ड्रीमिंग कर रहे होते हैं, तो एक शिफ्ट होता है आपकी अवेयरनेस में, तो उस स्टेट को हम बोलते हैं हिप्नोसिस। अब उसी हिप्नोसिस स्टेट को अगर हम थेरेपी के पॉइंट ऑफ से यूज करते हैं तो उसको हम बोलते हैं हिप्नोथेरेपी, जहां पर हम क्या करते हैं, कॉन्शियस माइंड को बाईपास करके सबकॉन्शियस में पॉजिटिव एफर्मेशंस को डालते हैं। अब इसी भाग को अगर हम आगे बढ़ाएं, अगर हम सोल पर लेकर जाएं, अपने अवेयरनेस पर, सोल की अवेयरनेस पर, तो वहां पर हम इसको बोलते हैं स्पिरिचुअल रिग्रेशन। स्पिरिचुअल रिग्रेशन में हम क्या करते हैं, देखिए हमारी जिंदगी में अगर हम बात करें, सिर्फ बहुत सारे बिलीव्स होते हैं जिनका 5% हिस्सा हम अपनी करंट लाइफ से लेकर आते हैं। करंट लाइफ बोले तो हमारे बचपन से जब हम पैदा हुए होते हैं तब से प्रेजेंट मोमेंट तक। तो वो जो अवेयरनेस है वो सिर्फ 5% है, जिसको हम हिप्नोथेरेपी में देखते हैं, जो कि सतह को छूता है। जब हम स्पिरिचुअल रिग्रेशन की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम स्पिरिट यानी अपनी सोल की अवेयरनेस पर, जो कि 95% हिस्सा हमारी चीजों का लेकर आता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी, जैसे सपोज कीजिए 2 ट्विन्स हैं या फिर 2 भाई बहन ही हैं, दोनों एक ही जगह पैदा होते हैं, माँ बाप भी एक जैसी कंडीशन देते हैं, लेकिन दोनों के विचार, सोल, पर्सनालिटी
नॉर्मल पर्सनालिटी या लाइफ में जो भी इवेंट्स होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं, है ना? अब ये इवेंट्स जब अलग होते हैं, हर कोई उन्हें अलग तरीके से उस पर रिएक्ट करता है, तो वो जो रिएक्शन वाला पार्ट है, जो बिलीव्स वाला पार्ट है, वो पार्ट हम स्पिरिचुअल रिग्रेशन से उसको कवर करते हैं, कि देखते हैं कि क्यों इस तरीके से बिलीव करता है, क्यों इस तरीके के पैटर्न्स होते हैं, उस हिस्से को हम स्पिरिचुअल रिग्रेशन से कवर करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मतलब आप बिल्कुल राम और श्याम का उस वक्त मैं समझ नहीं पाया था। मैं समझता था कि ये तो कहानी लिखी डायरेक्टर के मन में आई और उनको इस तरह से बना दिया कि उन्हें मैक्सिमाइज करना था। हमारे थिएटर की भाषा में कहते पूरा स्टेज कवर करना था, तो उन्होंने दोनों बिल्कुल नॉर्थ और साउथ के जो डायरेक्शन के जो कैरेक्टर बना दिए और उनको यूं लेके। लेकिन आप ये कहना चाहते हैं कि एक साथ जुड़ने के बावजूद, ट्विंस होने के बावजूद भी वो अपने पिछले जो पास्ट लाइफ में जो बात करें वो कहीं कनेक्ट रहती है, उसी की वजह से उनके व्यवहार में इतना बड़ा डिफरेंस आ जाता है, जबकि उनके जन्म में तो बहुत मामूली सा अंतर होता है, उसके बावजूद भी होता है। क्योंकि अगर आप वैसे आपकी बात को अगर मैं यहाँ करूँ तो मतलब कुंडलियों को अगर हम जहाँ मानते हैं, ज्योतिष को अगर हम मानते हैं, तो उसके हिसाब से तो वो सेम चीजें होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद गहरा परिवर्तन आता है। बहुत बड़ी बात कही कि एक ही माँ बाप के दो बच्चे हैं, वो खाते पीते में एक जैसे एक ही परिवेश में रहते हैं, उसके बावजूद उनका बड़ा वो रहता है। अच्छा, एक सवाल और आ रहा है मेरे जहन के अंदर। आपने स्पिरिचुअल रिग्रेशन की बात की, कहीं न कहीं चीजें हमारी पास्ट मैं कहूँ पिछले जन्म से जुड़ी है या पीछे की जो लाइफ है उससे जो जुड़ी हुई बात है। हर जीवन के अपने दर्द होते हैं, अपने सुख होते हैं, अपनी अनुभूतियां होती हैं, और उन्हीं को लेकर लोग आगे बढ़ते हैं। हम इस जन्म में बहुत सारी चीजें कलेक्ट कर रहे हैं, बहुत कर्माज हैं जिनको हम लोग कलेक्ट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि पिछले जन्म की भी चीजें उसके साथ जुड़ी होती है। अब इन दिनों में एक चर्चा ये भी जो सुनने में आती है, अक्सर हम जो बात करते हैं कि कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल हिप्नोसिस की बात करें, स्पिरिचुअल रिग्रेशन की बात करें, तो उसे थोड़ा सा नेगेटिव भी लिया जाता है। वो इसलिए क्योंकि जाहिर सी बात है कि हम इसी जन्म में इतने सारे दुख भोग रहे हैं, उनको खरीदना ही मना किया जाता है। अगर हम लोग पिछले जन्म के भी दुख अगर खरीदने लग जाए जन्म में आके, तो फिर तो आप समझ के चलिए कि कितनी समस्याएं हो सकती हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि कितना सही है, और कि इसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, यहाँ पर ये बात जानना ज़रूरी है कि जो इस लाइफ में जो आप भुगत रहे हैं, जैसे जितने भी लोग मेरे पास आते हैं, वो बोलते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने तो कभी ऐसा नहीं किया था, मैं सबके लिए बहुत अच्छी हूँ या अच्छा हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो हमें ये पता करते हैं, हम क्या करते हैं इसमें, हम ये पता करते हैं कि वो जो इवेंट्स उनकी लाइफ में हो रहे हैं, वो इवेंट्स क्यों हो रहे हैं ऐसे। ट्रॉमा नहीं देखते हैं, हम ट्रॉमा की रूट पर जाते हैं कि वो बिलीव कहाँ से आया है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जब भी हम जैसे हम अगर अपनी इस लाइफ की बात करें, तो हमारे इस लाइफ में क्या है, हमारा एक बिलीव सिस्टम होता है। हमारा माइंड हर चीज को हमेशा एक्सेस करता रहता है और लॉजिकली चीजों को देखता है, जो हमारा क्या बनाता है, हमारा इस लाइफ का बिलीव सिस्टम बनाता है। और जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं, वो बिलीफ सिस्टम हमारा स्ट्रांग होता चला जाता है, राइट? अब क्या होता है कि जब हमारा वो बिलीफ सिस्टम, जब हमारी मृत्यु होती है, तो उस मोमेंट पे क्या होता है, हम अपनी फिजिकल बॉडी को यहीं छोड़ देते हैं, और एक अवेयरनेस होती है जो इस बिलीफ सिस्टम की हम अपने साथ अपनी अगले जन्म के लिए ले जाते हैं। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, जब हमारा मृत्यु का समय होता है, तो हम क्या करते हैं, हम इस बात पे हम सोचते हैं सारी चीजें हमें बिलोंग करती है। तो वो अवेयरनेस जो होती है हमारी उस स्टेट में, हमारी इतनी इवॉल्व नहीं होती कि हम उसको वहीं छोड़ दें, और हम क्या करते हैं, उस अवेयरनेस को नेक्स्ट लाइफ के लिए ले जाते हैं। तो ऐसे करते करते हर जन्म का जो बिलीफ सिस्टम है, जो उस लाइफ के इवेंट्स हैं, वो हम अपने साथ आगे कैरी फॉरवर्ड करते रहते हैं। अब यही कैरी फॉरवर्ड करते करते वो हमारी क्या बनाता है, सोल पर्सनैलिटी। और ये सोल पर्सनैलिटी क्या करती है, जब आप नया जन्म लेते हैं, तो आप ऑलरेडी उस बैगेज को सोल अवेयरनेस के साथ कैरी कर रहे होते हैं। जैसे सपोज कीजिए एक घर में दो भाई बहन है ना, और एक इवेंट होता है, उसी एक इवेंट पे दोनों अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। एक हो सकता है शांत हो जाए, और एक हो सकता है पेरेंट्स से आके लड़ाई करे। क्यों? क्योंकि वो जो अवेयरनेस है, जो बिलीव्स है, वो अपने पास से ला रहे हैं, राइट? अब हम पास्ट में जब जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम पास्ट में जाते हैं, तो पास्ट में जाने का मतलब ये फिगरेटिव स्पीच है। देखिए सुनील जी, क्योंकि करंट इवेंट्स को अगर हम देखें, तो हर करंट इवेंट क्या हमारे कंट्रोल में होता है? नहीं होता ना, कुछ भी नहीं होता, कोई भी इवेंट हमारे कंट्रोल में नहीं होता। हमारे कंट्रोल में सिर्फ रिएक्शन होता है उस इवेंट का। तो हम क्या करते हैं, हम रूट देखते हैं, हम जड़ देखते हैं कि कहाँ से वो बिलीफ शुरू हुआ है, जिसकी वजह से वो इवेंट हो रहा है। मैं आपको इसका एक बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है,
वो देना चाहूंगी। मेरे पास एक क्लाइंट है और उन्होंने बोला कि वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं और वो जानना चाहते हैं कि वो कंसीव क्यों नहीं कर पा रहे। 8 साल हो गए हैं मैरिज के लिए और अब फैमिली में बहुत प्रेशर बढ़ गया है और उन्हें पता करना है। अब जब हमने सोचा चलो पास्ट में चलते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं। नॉर्मली सभी डरते हैं कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन होगा तो दुख ही बाहर आएंगे, लेकिन हम दुख देखने के लिए नहीं, हम उस रूट को देखने के लिए जाते हैं, वो बिलीफ को जहां से वो प्रॉब्लम शुरू हुई होती है। जब हम पास्ट में गए तो पास्ट में वो अपनी उस लाइफ में गई जहां पर वो एक मंदिर के बाहर फूल बेचती थी और उनके हस्बैंड थोड़े से अब्यूजिव थे और एक दिन उनकी लड़ाई हुई और उन्होंने क्या किया, उस अपनी पास्ट लाइफ में उन्होंने क्या किया कि खुद आत्महत्या कर ली और अपने घर में आग लगा दी। तो जब उन्होंने ऐसा किया तो क्या हुआ, जो उनके बच्चे थे उस लाइफ में वो उसी जगह पर रह गए। और जब हमने रिग्रेशन सेशन किया और जब हम उस इवेंट पर गए तो वहां पर देखा कि वो जो बच्चों की सोल थी, दोनों बच्चों की सोल, वो दोनों बच्चों की सोल उनका वेट कर रही थी और उन्होंने उनको बोला अब आप आ गए क्या, नाउ अब हम आपके यहाँ पे आकर जन्म लेंगे। तो देखिए, अगर हम करंट लाइफ को देखें, करंट मोमेंट को देखें, तो करंट मोमेंट के हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिजिकली उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, डॉक्टर भी बोलते हैं कि आपको कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर हम जाएं तो इसकी रूट कहाँ मिली, पास्ट में। तो हम क्या करते हैं, हम अपने इश्यूज, बिलीव्स जो हमारे करंट लाइफ के होते हैं, हम उन्हें पास्ट लाइफ में ढूंढते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि ट्रॉमा होता है, हम नॉर्मली क्या करते हैं, उन ट्रॉमास को अब तक कैरी करते हैं अपने करंट लाइफ पे। जैसे लोगों को पानी का डर होता है, करंट लाइफ में कुछ नहीं हुआ होगा उनको, लेकिन जब आप उन्हें लेके जाएंगे तो उनकी किसी ना किसी लाइफ में ऐसा होगा कि उनकी डेथ पानी में डूब कर हुई होगी। या कोई कुछ, अभी एक और एग्जांपल, अभी मैंने रिसेंटली एक सेशन किया जिसमें वो लड़का है, वो उसको अभी जॉब लगी है, तो वो बोला मुझे ट्रैवल करना है बाय एयर, लेकिन मैं ट्रैवल नहीं कर पाता और मैं या तो अपनी मदर को लेके जाता हूँ या फादर को। अब लेकिन जॉब के लिए तो ऐसा नहीं चलेगा, जब तक बच्चे होते हैं चलता है। तो जब उनका सेशन किया तो अपनी एक पास्ट लाइफ में गए जहां पर क्या हुआ कि वो कॉर्नर पे खड़े थे हिल के और उनके एक फ्रेंड ने गलती से उनको खेलते खेलते धक्का दे दिया, वो नीचे गिर गए। तो जो अवेयरनेस थी वो नीचे गिरने की, उस मोमेंट पे क्या हुआ, एक इमोशनल और फिजिकल चार्ज सोल के अंदर आ गया कि ये जो है ऐसे जब देखते हैं तो लाइफ खत्म हो जाएगी। तो वहां पर एक बिलीफ सेट हो गया। अब जब डेथ हुई तो डेथ के मोमेंट में उन्हें इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि वो ये सोचे कि ये उस जन्म को ही बिलोंग करता है। तो उन्होंने क्या किया कि उसी अवेयरनेस के साथ इस लाइफ में भी है। अब जब इधर करंट लाइफ में क्या हुआ कि वो एक बार ट्रैवल कर रहे होंगे तो प्लेन में टर्बुलेंस हुआ। तो टर्बुलेंस के मोमेंट पर क्या हुआ कि प्लेन नीचे आया, जैसे ही नीचे आया तो वो जो इम्प्रेशन था सोल अवेयरनेस में था उस मोमेंट पे, वो इस लाइफ में ट्रिगर हुआ। अब एक्चुअली होता क्या है कि जो हमारा जो सोल की अवेयरनेस है वो हमें बचाना चाहते हैं कि हम उस एक्सपीरियंस के थ्रू दोबारा नहीं जाएं, हम गलती नहीं करें। लेकिन क्या होता है कि जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, जो हमारा लॉजिकल माइंड है, उसको वो बात समझ में नहीं आती। तो जब लॉजिकल माइंड को बात समझ में नहीं आती, वो क्या करते हैं, पैनिक क्रिएट करता है। तो उससे क्या होता है, एंजाइटी और पैनिक अटैक्स होते हैं। तो हमारा जो काम है स्पिरिचुअल रिग्रेशन में, वो ब्रिज क्रिएट करना है कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बीच में, ग्रेटर पार्ट ऑफ माइंड के, जिससे कि जो सबकॉन्शियस है वो ये बताए कि वो ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है। वो नहीं चाहता कि आप वापस उस सेम एक्सपीरियंस से जाए। अगर इसको और थोड़ा सा आगे लेके जाऊं तो ये आपकी गट फीलिंग जैसे है। जैसे आप पहली बार किसी से मिलते हैं तो आपको एकदम से लगता है कि इस व्यक्ति पे भरोसा करना चाहिए, आता है नहीं? फिर आपकी ये जो बात है ये जाती है आपकी कॉन्शियस माइंड के पास। फिर कॉन्शियस माइंड क्या बोलता है, नहीं नहीं आप गलत है, आप इस पे भरोसा नहीं कर सकते, एकदम नया व्यक्ति है, राइट? कभी हमेशा ऐसे होता है, 99% ऑफ द टाइम होता है अपनी गट फीलिंग की बात को नहीं मानते। तो वो जो गट फीलिंग है हमारी, वो गट फीलिंग हमारी सबकॉन्शियस ही है, जो सोल की अवेयरनेस है, जो हमेशा हमें बचाना चाहती है। हम उसी अवेयरनेस की तरफ जाते हैं, उसी को यूज करके वो जो बिलीव्स हैं, जो ब्लॉकेजेस की तरह हमें करंट लाइफ में रोक कर रखे हुए हैं, उन ब्लॉकेजेस को निकालने में हेल्प करते हैं। बहुत, मुझे आपकी बातें सुनकर एक फिल्म देखी थी, आपने भी शायद देखी होगी, कभी खुशी कभी गम आई थी। उसके अंदर एक डायलॉग था शाहरुख खान का, वो बैठ के अपने भाई को समझा रहा होता है, जब अलग, आपको ध्यान ही होगा जब अलग हो रहा होता है तो एक बात वो कहता है, उस वक्त क्या मुझे बड़ी वो लगी थी बात कि यार थोड़ा सिनेमैटिक है, इमोशनल बनाने के लिए, पब्लिक को थोड़ा कनेक्ट करने के लिए ऐसी बातें कही जाती हैं।
और तो उसे अच्छा लगता है। लेकिन आज आपने जो बात कही है ना, और डायलॉग मुझे लगता है यहाँ पे एक बार दोहरा देना चाहिए। उसने कहा था कि जब आपका दिमाग काम ना करे, जब कोई बात समझ में ना आए, तो आंखें बंद करना, अपने दिल की सुनना, कि दिल कभी झूठ नहीं बोलता है। यानी आज आप जो कह रही वो बात यहाँ पे कनेक्ट करती है कि दिल झूठ नहीं बोलता है, दिमाग है ये बहुत सारी बातें यहाँ पे सीखता है और उसी के अनुसार निर्णय लेता है। लेकिन जो कहीं सोल जिसे हम लोग कहते हैं, जैसे आत्मा कहते हैं, जैसे दिल कहते हैं, अलग अलग तरीके से आपको लगता है सिक्स सेंस आपको जो कुछ कहती है वो आपसे झूठ नहीं बोलती, क्योंकि वो इन सब चीजों से, इन अनुभवों से ऊपर होकर बात करना चाहती है, वो हमें समझाना चाहती है, हमारा गाइडेंस करना चाहती है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है दर्शकों के भी सवाल बेसब्री से आना शुरू हो गए हैं, तो मैं बीच बीच में एक दो सवाल दर्शकों के भी लेना चाहूंगा। हमारी दर्शक है अंशुजा रमन जी जुड़ी हमारे साथ में, और उन्होंने एक सवाल जो पूछा है, इनका कहना है कि जो प्रारब्ध और संचित कर्म का भी कोई महत्वपूर्ण भूमिका होती है हमारी सुख दुख के लिए, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो कर्मा की थ्योरी है वो कर्मा से ज्यादा क्या है कि हमारे बिलीव्स होते हैं। मैं आपको इसका एग्जांपल देती हूँ। इनको क्या होता है, देखिए मेरे एक क्लाइंट है, उन्होंने बोला कि उन्होंने मैरिज हुई उनकी, और लव मैरिज थी। लव मैरिज के बाद क्या हुआ कि उनके हस्बैंड की जॉब चले गई और अब वही उनकी जिम्मेदारी उठाती है। तो उन्होंने बोला कि इतने साल हो गए हैं और मैं इनकी जिम्मेदारी उठाती हूँ, और उनको बच्चे भी नहीं है। सेकेंड इशू जो था उनका, जिसके लिए उन्होंने अप्रोच किया, उन्होंने बोला कि हमारे बच्चे भी नहीं है, और मैं एक तरीके से यही मेरा बच्चा बन गया है, मुझे पता करना है ऐसा क्यों है, ये इतना पढ़ा लिखा है, मैनेजमेंट किया हुआ, सब कुछ किया हुआ, ये क्यों नहीं करता जॉब, आप इसका कुछ करिए। तो देखिए, जब अगर हम देखें करंट लाइफ में, तो बहुत ही अच्छे इंसान है, सब कुछ बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं कह सकते कि कोई भी कभी है। तो बोली मैं परेशान हो गई, मुझे अब डिसीजन लेना है, तो आप मेरी मदद कीजिए। तो जब हमने रिग्रेशन सेशन किया, तो रिग्रेशन सेशन में क्या है, वो अपनी एक लाइफ में गई जहां वो और उनके पार्टनर कोई और होंगे, उनके हस्बैंड, और उनके जो करंट लाइफ के जो हस्बैंड हैं वो उनके पुत्र थे, बेटे थे, और वो वहां पर अपने हस्बैंड से बात कर रही थी, अपनी फैमिली मेंबर्स के और लोगों से, और क्या उनका बच्चा पानी में जाके डूब गया, है ना। तो जिस मोमेंट पे उस बच्चे की डेथ हुई, उस मोमेंट पे उन्होंने क्या बिलीफ लिया, उन्होंने बिलीफ लिया कि मैं इसका हमेशा ध्यान रखूंगी, इसकी मृत्यु मेरी वजह से हुई है, मैं चाहे कुछ भी हो जाएगा, इसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। तो देखिए, ये जो कर्मा है, कर्मा थ्योरी एज ए होल अगर हम बोले, या जो हम, ये पूरा नहीं है, ये हमारी आत्मा, वहां जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है ना, वहां पे कोई ऐसा बंधन नहीं है। ये सोल अपनी इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि उसको इवॉल्व करना है, अपने हिसाब से खुद ही इसको अपने ऊपर इम्प्रेशन की तरह बनाती है। अब उन्होंने वहां बिलीव बनाया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इसका ध्यान रखना है। तो इस लाइफ में इवेंट्स कैसे क्रिएट हुए, ऐसे हुए कि वो उसे मिले और उसके बाद उसकी जॉब चले जाए और ये उनका ध्यान रखे। तो अब हमें इस केस में क्या करना है, तो इसमें ऐसा नहीं कि आपके ऊपर कोई जबरदस्ती है या कर्मा की कोई, कर्मा से ही कुछ होगा, इसमें कर्मा नहीं है, इसमें बिलीव्स आते हैं। हम कई बार वॉव्स बना लेते हैं, जैसे प्रतिज्ञा जैसे ले लेते हैं कि आप नहीं मिलोगे तो मैं किसी की भी नहीं रहूंगी, है ना। कई बार हम ये सोच लेते हैं, हम अपने विश्वास बना लेते हैं, स्ट्रॉन्ग थॉट्स बना लेते हैं। एक्चुअली ये बहुत जरूरी है इस पॉइंट में, जो लाइफ आफ्टर लाइफ हमारे साथ चलता रहता है। यही है जो हमारे एक दूसरे से लिंक और कार्मिक रिलेशनशिप्स बनाता है, और इन्हीं की वजह से हम आते हैं। तो ये जो रिलीजियस विजन्स है, व्यू है, ये जो कर्मा थ्योरी के, ये एक्चुअली स्पिरिचुअल सोल लेवल पर अगर हम देखें, इस थेरेपी की में जो मैंने आज तक जितने भी सेशंस किए हैं, 4,500 सेशन से ऊपर हो गए हैं, तो उनके हिसाब से तो कर्मा इतना नहीं करता जितना सोल की अवेयरनेस, सोल का एवोल्यूशन, या सोल को क्या लगता है कि वो कैसे आगे बढ़ेगी, वो इम्पोर्टेंट है। ऊपर स्पिरिट लेवल पर कोई भी बंधन नहीं है, कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं है, और कोई नहीं बोलता सिवाय इसके कि आपको अपने जो कर्मा है, जो आपका किसी से भी रिलेशनशिप है, वो न्यूट्रल होना चाहिए ना। वो नेचर चाहती है कि आप बैलेंस बनाकर रखें। जैसे वो बैलेंस के ऊपर ध्यान देती है, वो हमारे वहां पे कोई फोर्स नहीं करता। तो ये जो भी हमारे ईस्टर्न उसमें है, ये इतने वहां पर नहीं, एक्चुअली से हम बोलते हैं ये रिलीजियस व्यू पॉइंट्स है वहां पर। ये वहां स्पिरिट लॉस बिल्कुल डिफरेंट है, रिलीजियस व्यू पॉइंट्स है। बहुत 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 बड़ी बात कही। हमारे साथ बहुत सारे अच्छे से दर्शक जुड़ रहे हैं, और एक मैं कहना चाहूँगा, हमारे जयपुर की बहुत बड़ी स्कूल हैं, और
उनकी प्रिंसिपल भी हमारे जुड़ी बाकायदा, वो भी कार्यक्रम देख रहे हैं, उन्होंने भी आपको बड़ा वो अप्रिशिएट किया है। सुनील नागपाल जी, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद कि आप इस कार्यक्रम को देख रही हैं और ये किया है। सुनैना जी एक अच्छी एजुकेटर के तौर पे जानी जाती हैं, बड़ी स्कूल की प्रिंसिपल भी हैं। स्कूल का नाम तो मैं यहाँ नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि कुछ हमारी बात होती है, लेकिन चलिए। अभी आपने एक बड़ी जबरदस्त सी बात की, आपने 4,500 जो सेशन किए हैं, तो उसके लिए एक छोटी सी बात मेरे जहन के अंदर आती है। आप लोगों से अलग अलग तरीके से मिलती हैं, 4,500 सेशन कहने का मतलब आप 4,500 जिंदगियों से मिली हैं और उनकी चीजों से खुद को कनेक्ट भी किया है। जाहिर सी बात है, अब जब तक खुद में उन उतरेंगे नहीं तो उनको आप कुछ संभाल कैसे पाएंगे और कुछ आगे राह कैसे दिखा पाएंगे। आपको ध्यान होगा एक फिल्म आई थी, मैं फिल्में देखता हूँ बहुत ज्यादा, इसलिए फिल्मों का बार बार रेफरेंस ले लेता हूँ। फिल्म आई थी खामोशी, और खामोशी फिल्म के अंदर क्या होता है कि आपने देखा था कि उसके अंदर जो नर्स होती है, उसे जो मेंटल होते हैं लोग, इस तरह के जो लोग होते हैं, उनके केयर का, नर्सिंग का उसे काम होता है। तो वो कहीं ना कहीं करते करते एक दिन ऐसा आता है कि खुद पागल वाली स्थिति के अंदर आ जाती है। तो आप जैसे जो हिप्नोथेरेपिस्ट होते हैं या जो रिग्रेशन का जो काम करते हैं, वो इतने सारे लोगों को देखते हैं, तो आपके खुद के ऊपर भी कुछ दबाव पड़ता है या फिर किस तरह का? ये मुझे बड़ा चौंकाने वाला सा लग रहा है कि हम तो एक आदमी के पक्ष में जाते हैं तो सामने वाले ने गुस्सा किया तो हम भी गुस्सा करने लगते हैं, सामने वाले ने प्यार दिखाया तो हम भी प्यार करने लगते हैं। तो मैं ये भी जानना चाहूंगा कि आपके ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ता है, और नहीं पड़ता है तो हमें रास्ता वो आप हमें भी बताएं, हमारी मार्गदर्शन करें कि हम भी उस पर चल के अपने आप को दूसरे की सोच से, दूसरे की नेगेटिविटी कहें या जो भी इफेक्ट उससे बचा सके। इसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश जरूर डालें, मुझे लगता है बहुत जरूरी चीज है जानना ही कि आप कैसे अपने आप को इतनी सारी चीजों के बीच में रहकर ही बचा पाती हैं। देखिए सुनील जी, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि मैं यहाँ मेडिटेशन बहुत हेल्प करता है पहला, और ईश्वर की कृपा है कि मैं एक सिस्टम फॉलो करती हूँ, तो वहाँ मेरे को बहुत मदद होती है। दूसरा क्या है कि इस थेरेपी में हमें स्पिरिट गाइड्स होते हैं, हमारे जो सोल में जो हमसे आगे इवॉल्व होते हैं, वो मदद करते हैं। तो यहाँ अगर मेरा जो काम करने का भाव है, जो भी मेरे साथ जिन्होंने सीखा है, जो हम लोग हैं, हम ये मानते हैं कि हम एक कंड्यूट की तरह हैं। हम ईश्वर को बोलते हैं कि आप काम कीजिए, तो क्या उसका इम्पैक्ट हम पर नहीं आएगा। अगर हम इमोशनल होके काम करेंगे, किसी भी तरीके से अगर अटैच होके इमोशनल ब्लीडिंग होगी अगर, तो क्या होगा कि हम मदद नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश यही रहती है कि एज एन ऑब्जर्वर देखें और रिएक्ट नहीं करें। दूसरा, जजमेंट को थोड़ा दूर रखें, क्योंकि जजमेंट के साथ क्या होता है कि हम ये जो आप किसी की हेल्प नहीं कर सकते। ये मैंने मेडिटेशन के साथ, मुझे 25 साल हो गए हार्टफुलनेस फॉलो करते हुए। जब ज्वाइन किया था मैं 18 साल की थी, तो श्रीपाद सारथी जी जो थे वो मेरे गुरु थे तब, और अब दाजी हैं कारण जो गुरु हैं। तो मेरी हार्टफुलनेस ने बहुत मदद करी एज एन मेडिटेशन करने में और खुद को एक बेटर पर्सन बनाने में। साथ में ये जो रास्ता है, इस रास्ते में जब आप आते हैं, जब आप लोगों को सामने से नहीं जज कर सकते, तो क्योंकि देखिए अब हम जो देखते हैं, हम आप करंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, और यहाँ जब हमारी बारी आती है तो हम जन्मों की बात करते हैं। तो अगर करंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो हमारा विजन बहुत ही लीनियर होता है, और जब आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले या लाइफ बिटवीन लाइफ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले, तो वहाँ हम जन्मों के रूप देखते हैं। जो आज बहुत अच्छा है उसका कल क्या था, जो आज बहुत बुरा है उसके क्या कारण थे जिसकी वजह से आज वो ऐसा है। तो जजमेंट निकल जाता है। और दूसरा क्या है, मेडिटेशन बहुत हेल्प करता है इस प्रोसेस में, एज एन ऑब्जर्वर देखने में बहुत मदद करता है। तो इस वजह से क्या है, और मैं ये मानती हूँ कि ईश्वर ही कर सकता है, मदद कर सकता है इसमें, और जो भी है अगर तो बेस्ट उन्हीं की वजह से हो सकता है। हम सिर्फ एक कंड्यूट हैं इस प्रोसेस के अंदर। तो क्या है कि सारे का सारा इम्पैक्ट उन्हीं के पास चला जाता है। बहुत 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 मैं सादर अभिनंदन और आभार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ आपको। जन्माष्टमी आने वाली है और आपने भगवान श्री कृष्ण ने जिस चीज का गीता में जो पूरा चर्चा की, कहने का जिसके लिए पूरी गीता रच दी गई थी, उसे आपने इतने सरल से शब्दों में इतनी सार्थकता से समझा दिया। कर्म योग वाली जो आपने बात की कि आप कर्म करो, फल की चिंता मत करो, सिर्फ अपने आप को कनेक्ट इतना सा रखो कि मेरे काम करना जिम्मेदारी है, बाकी इससे ना मेरा कोई मोह है ना कोई वियोग है। बहुत बहुत बड़ी बात कही है आपने, और शायद यही गीता जो कहना चाहती, जिसको आपने इसके जरिए समझाया।
और हमारे दर्शक जो सब देख रहे हैं उनको भी जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाली है तो 2 दिन के बाद में आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और राशि जी की तरफ से हम लोग जो यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पर इन्होंने भी वही गीता फिर से एक बार दोहराई है अपने बहुत ही सधे हुए शब्दों में। इसके लिए अभिनंदन और आभार व्यक्त करते हुए अगला सवाल मैं यहाँ पर लेना चाहूंगा। अगला सवाल मेरा ये बनकर आता है, जैसे भी आप जिक्र कर रहे हैं कि हमारा जो पास्ट लाइफ था उसका बड़ा इम्पैक्ट हमारे ऊपर रहता है। तो कई बार ये भी देखने में आता है कि कुछ लोग हैं जो उससे उबर ही नहीं पाते हैं, बाहर निकल ही नहीं पा रहे होते हैं। तो क्या आपको क्या लगता है, ऐसे जो लोग होते हैं जो पास्ट लाइफ के जो हैं जुड़े रहते हैं, उनको किसी से निकाला जा सकता है, उनकी लाइफ को चेंज किया जा सकता है, या फिर उन्हें वो सारे कर्म कहें या जो भी है, मतलब पाप है या पुण्य है, भोग कर ही फिर वो आगे कुछ कर पाएंगे या कुछ बदलाव किए जा सकते हैं? क्या लगता है? देखिए सुनील जी, अगर किसी ने रिग्रेशन थेरेपी कराई है और तो क्या है कि इसमें कोई अटक नहीं सकता अगर थेरेपी के थ्रू अगर हम करते हैं तो कभी भी, क्योंकि ये एक ऐसे है जो सेल्फ हिप्नोसिस की तरह होता है, तो यहाँ कोई अटक नहीं सकता। अगर कोई अपने पास में बहुत डूबा हुआ है, नॉर्मली क्या होता है, सभी होते हैं। यहाँ मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस बताऊंगी। लास्ट टू लास्ट ईयर मेरे पास एक लेडी आई, काफी ओल्ड थी, उनके हस्बैंड की एक्सीडेंट से डेथ हो गई थी। और जब उनको अपने जो हस्बैंड है उनसे बहुत प्यार था, तो उन्होंने बोला कि मुझे उनके बिना नहीं जीना, और उन्होंने बच्चों को छोड़ के और हिमालय की तरफ जाने के लिए भी बोला, लेकिन बच्चे छोटे थे और बच्चों ने बोला कि आप मम्मी को बताइए कि ये ठीक नहीं है, अभी तो हमारे आगे बढ़ने का टाइम है, अगर ये अभी से ऐसे करेंगे तो कैसे होगा। तो क्या हुआ कि जब हमने सेशन किया तो सेशन में ये देखा कि हर लाइफ में हस्बैंड वाइफ जन्म लेते थे, और हर लाइफ में क्या होता था, एक जना पहले चला जाता था। तो जो जना पहले चला जाता, जैसे हस्बैंड इस बार चले गए तो वाइफ ने बोला कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, नेक्स्ट बर्थ में मैं तुमसे बदला लूंगी और मैंने पहले चले जाना है। फिर नेक्स्ट लाइफ में गए, हम 6 लाइफ में गए, हर लाइफ में होता था, एक बार हस्बैंड ऐसे बोलता था, एक बार वाइफ। तो उन्होंने क्या किया, बहुत खुद ही उस लाइफ में अपने स्ट्रॉन्ग बिलीफ से अपनी नेक्स्ट लाइफ सेट कर ली, है ना। और इसी वजह से इस लाइफ में भी उनके हस्बैंड की पहले चले गए और वो पीछे रह गए। अब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट था कि उनके हस्बैंड की जब सोल आई हमारे पास, तो उनके हस्बैंड की सोल ने क्या बोला कि जिस व्यक्ति को उन्होंने एक्सीडेंट के लिए पकड़ा हुआ है वो व्यक्ति करेक्ट नहीं है, उससे पहले जो गए थे वहां से उनकी वजह से एक्सीडेंट हुआ है, तो आप कोई कार्मिक वो मत बढ़ाओ उनसे और ये केस वापस ले लीजिए। तो यहाँ ये 2 चीजें, तो क्या होता है, देखिए कोई अटकता नहीं है। हम क्या करते हैं, अपने बिलीव्स लेकर आते हैं। हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि ये बिलीव्स बहुत जरूरी है हमारे लिए। जैसे और मैं बहुत लेमैन वाला एग्जांपल देती हूँ, जैसे सपोज कीजिए कि मैं आपको शकुंतला में किसी को रोल देती हूँ, शकुंतला का, उन्होंने वो रोल पूरा किया, उसके बाद मैं उन्हें बोलती हूँ कि आप एक काम कीजिए, रोमियो जूलियट में रोमियो का रोल कीजिए। अब वो क्या करते हैं नॉर्मली, अगर वो शकुंतला वाला रोल ही रोमियो जूलियट में रोमियो में करने लगे तो क्या होगा बताइए। रोमियो जूलियट बिल्कुल खराब हो जाएगा, वो शकुंतला की तरह बिहेव करेंगे, राइट। तो हम क्या करते हैं, हमारी जो स्पिरिचुअल अवेयरनेस होती है मृत्यु के वक्त में वो बहुत ही कम होती है। तो जब वो अवेयरनेस कम होती है तो हम क्या सोचते हैं, हम जुड़े हुए होते हैं मटेरियल चीजों से, तो वो जो अवेयरनेस होती है हमारी इतनी नहीं होती कि हम उसको छोड़ें कि ये तो इसी लाइफ को बिलोंग करता है। तो हम क्या करते हैं, उसी चीज को अपने साथ अगले बर्थ के लिए ले आते हैं। तो ये एक तरीके से क्या होता है, ब्लीडिंग हम बोलते हैं इसको, कि हम अपने पास को कैरी ओवर करते चले जाते हैं। तो अगर हम चाहें तो रिग्रेशन थेरेपी के थ्रू हम इसको आराम से छोड़ सकते हैं। लेकिन नॉर्मली अगर जो लोग होते हैं, जैसे कुछ लोग हमेशा डिप्रेशन में रहते हैं, उन्हें नहीं पता नहीं होता कारण कि वो क्यों डिप्रेस्ड है, तो ऐसे बहुत सारे लोगों के मैंने सेशंस किए जिसमें पता चलता है कि उनकी पास्ट लाइफ में उनकी फैमिली मेंबर्स खो गए, मतलब वो सारी फैमिली चली गई, क्योंकि लास्ट लाइफ जो थी, जो पुराना काल था, वो इतना सेफ नहीं था जितने हम हैं आज। तो क्या होता है कि उनकी फैमिली उधर चली गई, तो वो सैडनेस अब तक कैरी करते हैं। तो क्या होता है, देखिए जी, हमारे जो बिलीव्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, हर लाइफ के हम दूसरी लाइफ में लेकर जाते हैं। तो जब हम रिग्रेशन थेरेपी करते हैं तो हमें क्या करते हैं कि हम अपने कॉन्शियस माइंड को ही दिखाते हैं कि ये जो दुख है ये उस लाइफ को बिलोंग करता था, ये इस लाइफ को नहीं करता। तो जैसे ही सोल में ये अवेयरनेस आती है कि ये उस समय के लिए ठीक था, उस लाइफ में मेरे सोल फैमिली मेंबर्स से उन्हें खोया, तो वो वहां छोड़ देते हैं। तो क्या होता है, वो जो बिलीफ सिस्टम का जो पैकेज होता है उस लाइफ का, हम वही छोड़ देते हैं।
और हम करंट में आ जाते हैं, तब ये बिलीव जा सकते हैं। वरना अगर हम इस पे ध्यान नहीं देंगे, जैसे रिलेशनशिप में होता है, एक बच्चा आया मेरे पास और बोलता है कि मुझे ना वुमेन से, मुझे क्या होता है, बच्चा नहीं बोलूंगी, होंगे 30s में होंगे, तो उन्हें क्या था कि मुझे ना वुमेन पे भरोसा नहीं होता। मैं जैसे ही उन्हें देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये तो मैं ट्रस्ट नहीं कर सकता। तो बोला कि मेरे को ना आप, मेरे को ऐसे बहुत सारे रिलेशनशिप्स हो गए, अब लेकिन मेरी उम्र हो गई है और मेरी मम्मी बोल रही है कि इसको स्टेबल कर ले, शादी कर ले, कह रहा लेकिन मैं नहीं कर सकता। तो जब हम पास्ट में जाते हैं तो उनकी पास्ट लाइफ में जो उनकी वाइफ थी, उन्होंने उनको वहां पर धोखा दिया, तो उससे उनमें इतना दुख था कि इस लाइफ में वो जिस भी वुमेन से मिलते थे तो उनको क्या होता था, वही सेम फीलिंग जाग जाती थी और उसकी वजह से वो ट्रस्ट नहीं कर पाते थे। अगर आप देखें तो वो लाइफ के लिए ठीक था कि उन्होंने वहां धोखा दिया, लेकिन वही बिलीफ अननोइंगली अपनी अवेयरनेस के साथ हम करंट में लेकर आए, जो कि करंट इवेंट्स में उन्हें परेशान कर रहे हैं, राइट। तो जो करंट इवेंट में अगर हम उन्हें रियलाइजेशन कर ले, वो खुद से देखे। अब एक होता है कोई सामने से बोले कि आपके साथ ऐसा ऐसा हुआ, तो आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब आप खुद से इसे एक्सपीरियंस करेंगे, खुद से देखेंगे, तो क्या होगा कि जो भी डर या फियर या कोई भी ऐसा ब्लॉकेज जो फाइनेंसेस के भी होते हैं, इमोशनल भी होते हैं, वो निकल जाते हैं आराम से। बहुत बहुत मैं मतलब एक फिर से मैं कहूंगा कि लोगों से हमें दरख्वास्त जो हमें देख रहे हैं कि वो फिल्म में गाना था ना कि सातों जन्म मैं तेरे साथ रहूंगा मेरे यार, ऐसा कोई गाना गाने से पहले ये बात जरूर सोच लें कि कर्मों को अगर बांधना है तो अगर आपके अंदर जरा से भी अगर आपको 19-20 लग रहा है गड़बड़ हो सकती है, तो सातों जन्म साथ वाला बात गाना ना गाएं, इसी जन्म तक पहले निभाएं और जब लगे कि अब सब ठीक है तो हम अगले जन्म की बात करें, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कौन सी चीज कहाँ अटक जाएगी और आगे जाके अच्छा या बुरा वो देगी, क्योंकि आदमी बदलता आता रहता है, व्यक्ति है, विचार बदलते रहते हैं। तो ऐसे कोई भी गाने गाने से पहले ये छोटी छोटी बातें जैसे आप जिक्र कर रही, छोटी छोटी बातें करते वक्त भी हमें बहुत ध्यान रखना जरूरी है कि ये चीजें न केवल इस जन्म में बल्कि आगे आने वाले हैं उनके अंदर भी बड़ा वो रहेगा। एक छोटा सा सवाल मुझे लगता है आगे चर्चा में बढ़ूं उससे पहले लगता है कि ये पूछ लेना चाहिए। हम लोग बताते 84 करोड़ योनियां जैसे कि हम लोग सुनने में आता है, तो क्या आदमी को फिर अगेन एंड अगेन आदमी की वो मिलती रहती है, या फिर हर बार वो अलग अलग मतलब क्या कुत्ता कहें बिल्ली कहें या वो जितने भी वो उनसे होकर वहां पर आता है? ये बहुत बड़ा, इसके ऊपर भी थोड़ा सा प्रकाश डालिए। देखिए सुनील जी, ये जैसे आप समझिए कि अगर नर्सरी का बच्चा है तो उसे नर्सरी की ही अवेयरनेस होगी। तो सोल जो है जब जन्म लेती है उसके बाद उसकी जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे वो इवॉल्व करते चले जाते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि जो जानवर की सोल है, जितने भी जानवर हैं, उनकी कॉन्शियसनेस का जो ध्यान रखते हैं वो नेचर रखती है, तो वो नॉर्मली नेचुरली इवॉल्व हो रहे हैं। लेकिन ह्यूमन बींग्स क्या है, हम लोग यहीं अटक गए हैं, हमें ह्यूमन से ऊपर जाना है, राइट। तो ऐसा होता है कि हमारे खुद की सोल को डिसीजन लेती है कि मुझे अब क्या करना है, मेरे लिए ये लाइफ ठीक नहीं थी। मैंने एक सेशन किया था एक व्यक्ति का, वो ट्री थे, उन्होंने पहले सारे के सारे जो भी लाइफ्स थे वो ह्यूमन फॉर्म में आ गए थे, लेकिन उन्हें लगा कि जब वो ट्री वाली लाइफ लेंगे तो उनकी अवेयरनेस ज्यादा बढ़ेगी, तो उन्होंने उसके बाद बीच में एक जन्म ट्री का ले। तो ये सोल पर ही डिपेंड करता है सुनील जी, यहाँ पर कोई भी फोर्स नहीं करता। देखिए स्पिरिट फॉर्म जो है, जो स्पिरिट वर्ल्ड जहाँ हम बोलते हैं, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, वहां पर ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होते, वहां कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती, वहां बहुत ही लव और कंपैशन के साथ काम किया जाता है। ये सोल के ऊपर होते हैं। जैसे सपोज कीजिए नर्सरी के बच्चे को हम पीएचडी की डिग्री नहीं देंगे, अगर सपोज कीजिए हम उसे दे दें तो उसको उसकी अवेयरनेस नहीं होगी, राइट। तो ये जो अर्थ है, अर्थ एक स्कूल की तरह है, और इस स्कूल में हमें क्या करना है, हमें लर्निंग है। ये ऐसे एक और एग्जांपल दे सकते हैं यहाँ पे, सपोज कीजिए 10th के बोर्ड एग्जाम्स होते हैं और वहां पे मैथ्स का एग्जाम है। मैं थोड़ा मैथ्स में कमजोर थी इसलिए मैथ्स का नाम लिया मैंने। तो क्या मेरी भी हालत ऐसे थी मैथ्स को। तो अगर हम देखें कि मैथ्स का जो चैप्टर है, सपोज कीजिए अलजेब्रा का चैप्टर है, वो पास नहीं किया मैंने, तो वो क्या करेंगे, कंपार्टमेंट देंगे। कंपार्टमेंट एक बार चला गया, फिर दोबारा, फिर तीसरी बार, फिर सप्लीमेंट्री होगी, फिर वो बोलेंगे भाई तुमसे ये पास नहीं हुआ, अब तुम एक काम करो, वापस क्लास रिपीट करो। तो क्या होता है कि सोल की अवेयरनेस पर, कि सोल को क्या लेसन सीखना है, उसकी अवेयरनेस के बेसिस पर सोल जन्म लेती है। वो जो पशु और ये पशु पक्षी वाले जो हैं, ये हमारी इनिशियल होती है जब हम डिवाइन से अलग होते हैं।
उसके बाद अगर हम सोल फॉर्म में, नेचुरल ह्यूमन फॉर्म में आ जाते हैं, उसके बाद सोल खुद सोचती है कि मैं ये लाइफ लूंगा, या डिफरेंट प्लैनेट की लाइफ ले लीजिए, और जो प्लैनेट्स की लाइफ होती है उन प्लैनेट्स पे अगर वो लेना है, तो वो अपने सोल का खुद का डिसीजन होता है कि मैं वहाँ ये चैप्टर या मैं वहाँ ये लर्निंग ज्यादा अच्छे से कर सकता हूँ। तो सोल खुद ही डिसीजन लेती है। बहुत 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 बड़ी बात है। मैं बड़ा उत्साहित होता जा रहा हूँ एकदम से न्यू, और समय की तरफ मैं जब देख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि मेरे पास सवाल इतने ज्यादा हैं और समय तो टिक टिक करके बीतता भी जा रहा है। मेरा रोमांच का स्तर कहीं बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और आपके जरिए हमें ये जानने को मिला है कि किस तरह से जो स्पिरिचुअल रिग्रेशन को हम लोग जो नेगेटिव ले रहे थे उससे पॉजिटिव जो आपने किया है, तो मुझे लगता है कि आपकी तो सोल रही होगी ना पिछले जन्म में, कोई बहुत ही प्योर सोल रही, क्योंकि जो आप इस जन्म में आकर भी इस तरह से लोगों की भलाई की बात करें या उनको सुकून देने की जो बात कर रही हैं। अब हमें ये तो समझ में आ चुका है कि कहीं ना कहीं हम जो कर रहे हैं उसका सिर्फ 4 से 5% ही हिस्सा होता है, बाकी तो वो पिछले वाली जो बातें हैं या जो उनको कर्माज बोल रहे हैं या जो कनेक्टिविटी हम पीछे छोड़कर आए हैं उसका सारा हिस्सा रहता है। तो अब मैं उसी पे आना चाहूंगा कि बाकी का जो 96% सबकॉन्शियस माइंड है उसको हम किस तरह से करके मतलब हमारी जिंदगी पे किस तरह से असर डालता है, और जैसे अभी आपने जो PLR जो रिग्रेशन की जिससे हम लोग बात करते हैं उसके जरिए हम लोग अपनी लाइफ में किस तरह से पॉजिटिव चेंजेस वगैरह लेकर आ सकते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। देखिए क्या होता है कि मैंने जैसे आपको बताया कि कोई इवेंट हुआ, देखिए सपोज कीजिए इस लाइफ में इवेंट हुआ, मेरी उम्र 2 साल की थी, मैं एक छोटे से कमरे में गई और क्या हुआ, वहां पे रोशनी चली गई और बहुत अजीबो गरीबो आवाजें आने लग गई। तो एज ए 2 साल के बच्चे के हिसाब से मेरे मन में क्या होगा, एक डर बैठ जाएगा, है ना। अब थोड़ा से बड़े हुए, अब क्या हुआ, वो इन्फॉर्मेशन मेरे माइंड ने प्रोसेस नहीं की और वो इन्फॉर्मेशन वहीं पर ही रिप्रेस हो गई, वो डर वहीं बैठ गया। किसी ने मुझे ये नहीं समझाया कि आप अंधेरा ही था और लाइट चली गई थी और क्या है, बस ऐसे ही आवाजें आई थी। तो वो डर का एक इमोशनल और फिजिकल चार्ज उस मोमेंट का मेरे मन में बैठ गया। अब मैं जैसे जैसे बड़ी हुई उसके बाद क्या हुआ, जब भी उससे रिलेटेड कोई बात होती है अंधेरे से लेकर, तो मुझे मेरे मन में वही डर जो 2 साल के बच्चे में था वही मेरे में फिर हो जाता है। तो सपोज कीजिए ऐसे करते करते एक डर, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ इसका, ये डर मेरे साथ क्या है, मैं जैसे जैसे बड़ी होती चली जाऊंगी मेरे साथ ही और हार्ड होता चला जाएगा, इसका इम्प्रेशन और डीप चलाएगा। अब सपोज कीजिए इस मोमेंट पे या कुछ समय बाद मेरी मृत्यु हो जाती है, तो क्या होगा, ये डर मेरे साथ नेक्स्ट आगे चला जाएगा। जब ये डर मेरे साथ आगे चला जाएगा नेक्स्ट लाइफ में, तो नेक्स्ट लाइफ में चाहे कुछ भी नहीं हो, हल्का सा अंधेरा भी होगा, तो मेरा सबकॉन्शियस क्या करेगा, मुझे चेताने के लिए कि तुम वापस उस डर से ना जाओ, हल्का सा अंधेरा होगा, बचाने की कोशिश करेगा। जब वो बचाने की कोशिश करेगा तो वो मुझसे बोलेगा कि फिजिक बॉडी के अंदर मुझे कंपन महसूस होगा, मेरे को स्वेटिंग होगी, मुझे एंजाइटी होगी कि कुछ गलत होगा अंधेरे में, है ना। अब जब हम इस थेरेपी को यूज करेंगे तो हम क्या करेंगे, राशि शर्मा को वापस लेके जाएंगे जब वो पहली बार उसको दर्द स्टार्ट हुआ। तो राशि शर्मा कहाँ आएंगी, वो आएंगी अपनी पिछली लाइफ में, सपोज कीजिए वो ये है, और वहां 2 साल की उम्र में जाएंगी जहां पर उनको ये दर्द पहली बार स्टार्ट हुआ। तो जब मैं वहां जाऊंगी और वहां जाके रिग्रेशन थेरेपी में देखूंगी कि ये तो 2 साल की उम्र में था, वो देख लिया मोमेंट, तो मेरी सोल क्या रियलाइज करेगी, मेरा सबकॉन्शियस क्या रियलाइज करेगा कि वही उसी जगह पे बिलोंग करता था। तो मेरी सोल क्या करेगी, उसको वहीं छोड़ देगी, बोलेगी ये अब करंट लाइफ के लिए जरूरी नहीं है। तो ऐसे करके हम बहुत सारे बिलीव्स होते हैं, रिलेशनशिप को लेकर होते हैं या फाइनेंशियल चीजों को लेकर होते हैं, जैसे हीलर्स में होता है या डॉक्टर्स में होता है, वो हमेशा उन्हें ये लगता है कि वो जो भी काम कर रहे हैं वो सर्विस के लिए है, क्योंकि शुरू से अगर देखा जाए तो इस काम को सर्विस के लिए बोले जाते हैं। तो अब मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि मैडम मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को योग्य नहीं पाता कि मैं किसी से पैसे ले सकूं, है ना। तो क्या होता है कि ये बिलीव्स हम ढूंढते हैं कि ये शुरू कहाँ से हुए। ऐसा भी हो सकता है उन्होंने अपने बचपन में अपने पेरेंट्स को ऐसे करते हुए देखा, जिसको हम बोलते हैं एज रिग्रेशन करके ठीक कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ये पास्ट लाइफ में होता है, तो जहां से भी वो स्टार्ट होता है हम इसको रूट कॉज एनालिसिस बोल सकते हैं। तो उस रूट कॉज एनालिसिस का एक टाइम फ्रेम होता है, टाइम फ्रेम है करंट लाइफ, मदर्स वूम और पास्ट लाइफ, जहां उसे ढूंढ कर देख कर रियलाइज करती है सोल, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस के बीच में वो एक ब्रिज क्रिएट करके ये इंफॉर्मेशन जब एसिमुलेट होती है थोड़े टाइम पीरियड के, तो ये इनर अवेयरनेस की तरह आके ठीक हो जाता है एकदम।
तो बहुत सारी चीज़ें इसमें, जैसे इमोशनल है, फिजिकल है, स्पिरिचुअल है, मेंटल है, ये बहुत सारी चीज़ें, चारों के चारों जो भाग हैं इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए एज ए ह्यूमन बीइंग, उन सभी को ठीक कर सकते हैं डीपली जाके। बहुत राशि जी, वैसे मैं बड़ा एक संकोच करते हुए एक सवाल यहाँ पर पूछना चाह रहा हूँ, मन भी कर रहा है, मुझे लगता है कि सवाल जरूरी भी है, हमारे दर्शक जो देख रहे होंगे उनके मन के अंदर भी ये सवाल चल ही रहा होगा। फिल्मों में देखते हैं हम लोग, मूवीज में हम लोग देखते हैं कि हमारे सामने एक हिप्नोथेरेपिस्ट आता है और वो ऐसे करके कुछ पेंडुलम सा हिलाता है और आपके सारे मन की बातें निकलवा लेता है, आप क्या है सब पता कर लेता है और सही मायने में तो वो आपको कैप्चर कर लेता है, फिर आपको अपने हिसाब से चलाने लगता है, वो जैसे चाहे वैसे कर देखते आए हैं। तो कहीं ना कहीं एक भय सा माहौल भी बना रहता है दिमाग के अंदर। मैं मेरी पर्सनली बात करूं, हो सकता है कि मैं इतना बहादुर ना हूं, तो एक डर भी दिमाग में रहता है कि हाँ हम इसके पास में जाएंगे तो कहीं ये हम पे पूरी तरह कंट्रोल ना कर ले, कहीं हमारी, अब बहुत सारी चीजें होती तो हम बताने भी नहीं चाहते हैं कि जाहिर सी बात है कि ये हमारे बारे में सामने वाले को पता चले ना चले। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होता है, इसकी सच्चाई क्या है, उसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। क्या ऐसा होता है कि सामने वाला हमें वो पेंडुलम सा हिला के बिल्कुल कंट्रोल कर लेता है और फिर हमें अपने हिसाब चलाने की कोशिश करता है, हम कहीं बचते ही नहीं है, और क्या हमारे बिल्कुल सारे के सारे राज वो निकलवा सकता है, इस तरह का ऐसा कुछ पॉसिबल है? क्या लगता है? नहीं सुनील जी, ये बिल्कुल गलत है। देखिए ये मूवीज ने और ये जो स्टेज हिप्नोसिस है उसने ये बहुत ही गलत मिस इन्फॉर्मेशन फैला रखी है। जो ये देखिए ये कैसे है, जैसे जैसे मैंने आपको बताया नेचुरल हिप्नोसिस है, जब तक कोई खुद से नहीं चाहता तब तक आप हिप्नोथेरेपी या स्पिरिचुअल रिग्रेशन नहीं कर सकते। वो है वशीकरण। वशीकरण बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट है, जहाँ किसी का कंट्रोल आपके ऊपर होता है। ये है नेचुरल हिप्नोसिस स्टेट। यहाँ पर हम क्या करते हैं, माइंड को यूज करके ग्रेटर पार्ट ऑफ माइंड से इंफॉर्मेशन एक्सेस करते हैं। तो ये थेरेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। नॉर्मली इंसान को यही डर होता है कि उसका कंट्रोल किसी और के हाथ में नहीं होना चाहिए। हाँ, तो देखिए वो ये बड़ा ड्रामेटाइज, हाँ जी, ये तो ना ड्रामेटाइज कर रखा है मूवीज ने, क्योंकि जब तक इस तरीके का कोई मसाला नहीं होगा तो पिक्चर्स नहीं चलेंगे। तो लेकिन ये बहुत बड़ी विडंबना भी है कि ये इतनी अच्छी थेरेपी होते हुए भी, क्योंकि आपकी जिंदगी के हर पहलू के पार्ट को ठीक कर सकती है, लेकिन क्योंकि मिसकंसेप्शन फैला हुआ है लोगों के बीच में कि वो अपना कंट्रोल खो देंगे, आपकी इंफॉर्मेशन निकालेंगे। आते हैं मेरे पास फोन, ऐसे फोन भी आते हैं कि आप इसको कंट्रोल कर लेंगे, क्या आप मेरी वाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमें समझाना पड़ता है कि हिप्नोथेरेपी और स्पिरिचुअल रिग्रेशन, ये थेरेपी जो यूज करते हैं ये हम अवेयरनेस के लिए यूज करते हैं, और इसमें ऐसा नहीं होता। देखिए स्टेज हिप्नोसिस में क्या होता है, वो उन्हीं लोगों को चूज करते हैं जो कि चाहते हैं वहां पर आना, है ना। वो एक्टेड होता है एक्चुअली। नॉर्मली ऐसा नहीं होता कि आप किसी को भी फोर्स कर सके हिप्नोथेरेपी में या स्पिरिचुअल रिग्रेशन में। तो ये बहुत ही गलत अवधारणा है जो लोगों के बीच में है ना। और इसी अवेयरनेस को मैं बढ़ाना चाहती हूँ, क्योंकि ये थेरेपी इतनी ब्यूटीफुल है कि ये मैंने इतने सेशंस हर तरीके की प्रॉब्लम के किए। जब मुझे बात होती है मेरी क्लाइंट से या अपने स्टूडेंट से, तो वहाँ यही बात करते हैं कि अगर लोगों को पता चले कि जो मन है हमारा, जो हमारी सोल है, वो कितना हमारी करंट लाइफ को इन्फ्लुएंस करती है और कितना चेंज कर सकती है। तो अगर वो उसकी लिमिटेशन कहाँ थी, यही एक मिसबिलीफ है जो लोगों के बीच में। तो यही जागरूकता लानी है सुनील जी मुझे, कि लोगों को समझ में आए कि यहाँ कोई कंट्रोल नहीं होता। आप जब चाहें आप अपनी आंखें खोल सकते हैं, ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। यानी कि कहने का मतलब कि इंसान खुद का नियंता खुद ही होता है। अब मुझे ध्यान आ रहा है कि बचपन में मैं चम्मच हिला के भाइयों को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाया था। मैं लगा रहता था चम्मच लेके, लेकिन वो कभी कंट्रोल में मेरे हुए नहीं। मैं समझता था कि मुझे सीखना पड़ेगा, मैं अभी कच्चा रह रहा हूँ। लेकिन आज आपने मुझे बताया कि नहीं, खुद का नियंत्रण खुद के दिमाग के ऊपर खुद का होता है, इसलिए मैं उनको नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। आज आपने मेरे इस भ्रम को जो निकाला उसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन। मुझे लग रहा है जो दर्शक इस सवाल को कार्यक्रम को देख रहे हैं या देखेंगे, उनके में भी दिमाग से ये बात निकलेगी कि ऐसा कुछ नहीं होता, इतना डरने की या आवश्यकता नहीं है। ये वही चीजें बताने की कोशिश करता है जो कि आप जानना चाहते हैं। अगर आप अपने दुख का वजह जानना चाहते हैं तो आपको दुख की वजह ही बताएगा, बाकी की चीजें नहीं तलाशने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि आपके जो दिमाग के दूसरे पहलू उनके अंदर जाने की कोशिश नहीं कर सकता बिना आपका दरवाजा खोले। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने दिमाग का कौन सा दरवाजा, तकलीफ का या सुख का या किसी भी बात का कौन सा दरवाजा खोलना चाहते हैं, कौन सा बंद रखना चाहते हैं। और शायद यही वजह, इसी वजह से आज तक ऐसी कोई मशीन नहीं बन पाएगी जिसे हम सच उजागर
कर सके, बस हम लोग थोड़ा वाइब्रेशंस को लेकर और वैसे फील करते हैं कब हार्ट बीट बढ़ी, कब ये बढ़ा, उसी के जरिए करने की कोशिश करते हैं। एक सवाल और आ रहा है मेरे जहन के अंदर, जो मुझे लगता है कि यहाँ पे वाजिब भी रहेगा और उचित भी है, कि टाइम कितना लगता है इन चीज़ों के अंदर, है ना। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण सी बात आती है कि आज आपके पास में कोई आए तो उसे कितना एक सेटिंग में ऐसा कुछ हो जाता है, या फिर एक सेटिंग में कितना टाइम लगता है। और एक आम आदमी की तरह से कहूँगा कि फीस तो नहीं, यहाँ पे आपको एक गुरु की तरह ही देखता हूँ, और उस तरह से तो दक्षिणा ही कहिए कि ऐसे चीज़ों में कितनी क्या दक्षिणाएं वगैरह होती हैं, सिंपल सार्थक शब्दों में बात करूँ तो कितना टाइम लगता है और कितनी बार में कैसा हो जाए, इसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। देखिए, ये इश्यूज पे डिपेंड करता है सुनील जी कि कितने इश्यूज हैं। नॉर्मली क्या होता है, थीम होती है लोगों की, एक इशू के साथ कम से कम 10-15 इशू होते हैं। ऐसा होता है जैसे सपोज कीजिए कोई एडिक्शन के लिए आया, कोई अल्कोहल एडिक्शन के लिए आया। अब जब हमने उनका एडिक्शन को मैं आपको एक बहुत ही सुंदर एग्जांपल देती हूँ, मैंने अभी रिसेंटली किया है। एक व्यक्ति है, बोले कि देखिए मेरी जो वाइफ है मुझे छोड़कर चली गई है यूएस, और मैं चाहता हूँ कि मेरा रिलेशनशिप ऐसे क्यों खराब होता जा रहा है। अब उन्होंने सिर्फ यही बात बताई, उसके आगे कुछ नहीं बताया, और सेशन कितने लगेंगे। अब हमने जब सेशन करना शुरू किया तो हमने देखा कि वो ड्रिंक बहुत करते हैं। तो उन्होंने बाद में जब हम आगे गए, पीछे गए, पास्ट लाइफ में देखा तो पास्ट लाइफ में भी बहुत ड्रिंक करते थे। और पास्ट लाइफ में क्या हुआ था कि उनकी जो वाइफ है, उनके इस कारण से कि वो बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं और रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने नदी में कूद के अपनी जान दे दी। तो अब वही सिमिलर कंडीशंस क्या है ना, इस लाइफ में भी शुरू हो गई। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि उनकी सोल, उनकी वाइफ ने बोला कि ये तो दोबारा से पैटर्न रिपीट हो गया, तो उनकी सोल ने डिसाइड किया कि अब अलग हो जाना चाहिए, तो वो चली गई वहां से। अब वो एडिक्शन के लिए उन्होंने हमसे बात ही नहीं की थी कि उनको एडिक्शन, उन्होंने बोला बस रिलेशनशिप का पता करो। तो हम जितनी भी लाइफ में गए, वहां उनका क्या था कि वो जिम्मेदार नहीं थे। जिम्मेदार क्यों नहीं थे, हम और पीछे गए कि जिम्मेदार क्यों नहीं है। वो इसलिए नहीं थे कि जो उनकी मदर थी वो हमेशा उन्हें छोड़ देती थी। तो मदर जब उन्हें छोड़ देती थी तो क्या होता था, उनके मन में एंगर होता था। एंगर होता था तो फिर क्या होता था, एंगर जब होता था तो उन्हें लगता था कि वो बिल्कुल अकेले हैं, दूसरा इशू देखे। अब वो बिल्कुल अकेले होते थे तो वो क्या करते थे, एडिक्शन की तरफ चले जाते थे। तो ये क्या था, ये गुत्थी की तरह, एक ऐसे बोलते हैं गांठ की तरह थी, जिसकी बहुत सारी लेयर्स थी। अब अगर हम इतने सारे इश्यूज अब हम खोलेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगता है, कई बार एक ही सेशन में हो जाता है। और डिपेंड करता है कि कौन कितना ओपन है। जैसे बच्चों का अगर मैं सेशन करती हूँ, मेरे पास एक बच्चा आया था जिनको पेन रहता था, डॉक्टर ने बोला कि साइकोसोमेटिक पेन है, इन्हें ऐसे ही डर लगता है स्कूल जाने में। लेकिन जब हमने सेशन किया, एक ही बार उन्हें बोला, एक ही सेशन हुआ, नेक्स्ट टाइम उनके फादर का फोन आया कि 4 साल से बच्चे के मेरे दर्द था, लेकिन अब उसका बिल्कुल ठीक हो गया। तो बच्चे बहुत ही आसानी से चले जाते हैं, वो एकदम से आपकी बात मान लेते हैं। बात इतनी थी कि वो उनको बचपन में किसी ने मारा होगा, और वही जो इम्प्रेशन था स्ट्रांगली उनके अंदर आ गया। जब अभी वो स्कूल में गए तो 10th क्लास में क्या हुआ कि उनकी वही फ्रेंड ने दोबारा क्लास ज्वाइन की, तो जाने अनजाने वही फियर उनके मन में ट्रिगर हो जाता था कि ये मुझे मारेगा और मेरे को फिर दर्द होगा। तो क्या है कि डिपेंड करता है पर्सन के इश्यूज पे। अगर इश्यूज ज्यादा हैं तो 2-3 मैक्सिमम 4 सेशन करने पड़ते हैं। जैसे बीमारी अगर ज्यादा हो, कैंसर हो या इस तरीके की डिजीजेस हो, तो उसके लिए ज्यादा लगते हैं। अगर कम सेशन होते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ स्पिरिचुअल प्रोग्रेस देखने की कितनी है, तो एक ही सेशन लगता है। उन्हीं पे डिपेंड करता है, और डिपेंड करता है कि आपने कहाँ से पढ़ाई की है, तो उसी हिसाब से इसके चार्जेस होते हैं। ऐसे नहीं होता टाइम की, इसमें 3 से 4 घंटे लगते हैं एक सिटिंग में। वो भी डिपेंड करते हैं कि सेशन में अगर ज्यादा लाइव्स आई हैं, क्योंकि हम हर लाइफ को कवर करने की कोशिश करते हैं जो उस इश्यू से रिलेटेड होती है, और फर्स्ट लाइफ में जाने की कोशिश करते हैं जहां से ये बिलीफ शुरू होता है। तो ये सारी चीजें हैं वो व्यक्ति की प्रॉब्लम से रिलेटेड होती है सुनील जी। इसमें हम कोई लिमिट नहीं लगा सकते, है ना। उन्हीं की प्रॉब्लम्स हैं, उन्हीं के इश्यूज के ऊपर सारी चीजें जुड़ी होती हैं। चलिए, बहुत बहुत बड़ा आपने यहाँ पर खुलासा किया है कि ये सारा निर्भर इस बात पर करता है कि आप कितने डिवोशन के साथ में सामने वाले के पास में जा रहे हैं। मतलब आपके दिमाग में कितनी इच्छा है कि आपकी समस्या का समाधान हो,
ये एक बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष आपने उठाया है कि इस पे ध्यान दिया जाना बेहद जरूरी है कि अगर आप बिल्कुल उसी तरह से कि अगर आप एक डॉक्टर के पास में जा रहे हैं तो अगर उसे अपना मर्ज नहीं बताएंगे तो डॉक्टर आपको सही ढंग से जजमेंट लेके कर नहीं पाएगा, या फिर एक वकील को अगर आप अपनी तकलीफ वो समस्या नहीं बताएंगे तो वो उसका सही ढंग से निस्तारण कर नहीं पाएगा। तो यही बात आपके यहाँ भी लागू होती है कि अगर आपसे कोई मिलने जाता है और वो अगर अपने तकलीफ की अपने मर्ज की दवा चाहता है तो उससे पहले खुलकर आपके सामने आना पड़ेगा। उन्हें वो सारे पट खोलने होंगे जो उसने बंद कर रखे, और शायद उन्हें पट के बंद करने, उन दरवाजों को बंद करने की वजह से उसके वो समस्याएं आई हुई हैं। तो यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि सारी बात निर्भर उस व्यक्ति के ऊपर करती है जो आपके पास में आता है कि वो कितने डिवोशन, कितने खुलेपन और कितने तैयारी के साथ में अपने पास में आ रहा है। अगर वो नहीं आ रहा है, अगर मन से आएगा तो जाहिर सी बात है एक से ज्यादा 2 या 3 सेशन भी लग सकते हैं। अगर पूरी तरह तैयार है तो हो सकता है कि एक सेशन में भी काम हो जाए। आपने बताया 3-4 घंटे तो एक के अंदर लग ही जाता है। एक यहाँ पर मुझे लगता है एक सवाल जो करते करते शो के टाइम को देखते हुए मुझे लगता है सवाल मैं अभी पूछ लूँ तो ठीक रहेगा, और इसके बाद मुझे लगता है एक ही सवाल और पूछ पाऊंगा, इतना ही समय रहेगा क्योंकि हम अपने समय से बहुत आगे निकल चुके हैं। समय से वैसे आगे नहीं, लेकिन शॉर्ट टाइम से थोड़ा सा आगे हम लोग निकल चुके हैं। आप रहते हैं बैंगलोर, और बैंगलोर मान लीजिए मैं रहता हूँ जयपुर या फिर दिल्ली या फिर कहीं भी, कोई भी इंसान कहीं भी रहते हैं, तो वो आपसे कैसे संपर्क करे और किस तरह से अपना समाधान करवाए? क्या उन्हें बैंगलोर ही आना होगा या ऑनलाइन भी आपकी कोई फैसिलिटी, कोई सुविधाएं या फिर इस तरह सर्विसेज मिलती हैं? इसके ऊपर भी थोड़ा प्रकाश डालिए। तो मुझे लगता है कि आज मान लो मुझे अगर आपसे कोई सलाह लेनी हो या फिर ये थेरेपी लेनी हो तो क्या मुझे बैंगलोर चलकर आना पड़ेगा, या फिर मैं यहाँ जयपुर या जहाँ पर भी मैं हूँ वहां से भी आपसे मैं वो उसके थेरेपी ले सकता हूँ? जी सुनील जी, मैं ऑनलाइन भी थेरेपी देती हूँ, लोग फेस टू फेस भी आते हैं। कोई डिफरेंस नहीं है ऑनलाइन और फेस टू फेस सेशन में, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि यहाँ हम गाइड्स की हेल्प लेते हैं, जो हमारे सोल के गाइड्स होते हैं और हमारे डिवाइन की हेल्प लेते हैं। तो ऐसे और टेक्निक्स हैं हमारी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग फेस टू फेस भी आ सकते हैं और ऑनलाइन सेशंस भी होते हैं। ट्रेनिंग्स भी देती हूँ इस चीज़ के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं, आप कैसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। मैं थ्रू आउट ग्लोब सेशंस करती हूँ, यूएस में, यूके, कनाडा, हर तरफ से लोग कनेक्ट होते हैं। तो ईश्वर की कृपा से टेक्नोलॉजी ऐसी है कि हम उसकी वजह से कनेक्टेड ही रह, हर जगह से कनेक्ट कर सकते हैं। कल मैंने फ्रेंच पोलिनेशिया में सेशन किया था, तो ऐसा कुछ नहीं है, ऑनलाइन सेशन आराम से होते हैं। जिसको भी कनेक्ट करना है ऑनलाइन, फेस टू फेस, जैसे उन्हें ठीक लगे वो कर सकते हैं। रिजल्ट्स 100% होते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। तो दर्शकों, अगर आप भी राशि जी से मिलना चाहते हैं, उनसे संपर्क करना चाहते हैं, उनसे इस तरह के सेशन लेना चाहते हैं या फिर अपनी समस्याओं के समाधान चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आप देखिए, इनकी पूरी डिटेल्स है, कॉन्टेक्ट नंबर है, बाकी चीजें आपको मिल जाएंगे। आप इनसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप बेंगलुरु ही जाइए, अब दुनिया वर्चुअल हो रही है, दूर से भी समस्याओं के समाधान हो सकते हैं। आज आप देखिए कहाँ राशि जी बेंगलोर है, कहाँ हम लोग यहाँ राजस्थान में बैठे हैं, और फिर भी वार्तालाप इस तरह से चल रहा है जैसे आमने सामने बैठकर बातें कर रहे हूँ। राशि जी ने अभी मैं आश्वस्त भी कर दिया है कि अब उनके पास जाने की जरूरत नहीं है, ये वर्चुअली या ऑनलाइन भी आपको अपनी समस्याओं के समाधान बता देंगी। और चाहे सेशन हो या जो भी इनकी ट्रेनिंग्स की बात करें, वो सारी चीजें ऑनलाइन भी कर लेती हैं। एक अच्छा सा सवाल हमारे दर्शक अंशुजा जी जो लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बार बार में सवाल भी ले रही हैं, बहुत सारे सवाल इन्होंने किए हैं, मैं सारे सवाल तो नहीं ले पाए, लेकिन मुझे लगता है कि एक ऐसा सवाल है जो लिया जाना बेहद जरूरी सा हो जाता है कि हम हिंदू लोगों में एक परंपरा कह लीजिए या फिर मान्यता कह दीजिए कि इस तरह से कहा जाता है कि कोई औरत हो अगर सुहागन ही मरे, या मतलब फिल्मों में हम लोग देखते हैं कि मुझे यही आशीर्वाद दो कि मैं सुहागन ही मरूं, ऐसा क्यों? जी, ऐसा स्पिरिट वर्ल्ड में ऐसी कोई बात नहीं है। मैं उनसे बोलूंगी और बाकी सबसे बोलूंगी कि ऐसी कोई कहीं नहीं लिखा है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। आज तक मैंने इतने सेशंस किए हैं कि इस चीज का कोई लेना देना है हमारे नेक्स्ट लाइफ से। ये सिर्फ एक रिलीजियस बिलीफ है, जहाँ पर, क्योंकि देखिए हम क्या करते हैं, हम रिलीजन बनाया गया था कि हम अपनी ठीक से जीवन जी सके। स्पिरिट वर्ल्ड क्या है, वो बिल्कुल अलग है। वहां पे ऐसे कोई रूल्स नहीं है। वहां लव, कंपैशन, फॉरगिवनेस, अनकंडीशनल लव, फॉरगिवनेस फॉर सेल्फ, यही सबसे जरूरी है। वहां ये सारी चीजें नहीं देखी जाती। तो आप निश्चिंत रहिए, ऐसा कोई रूल नहीं है वहां पर। बस ईश्वर की याद में रहिए और कंपैशन और लव पर को फॉलो कीजिए।
वही वहाँ पर ज़रूरी है। वही वहाँ का एक्चुअली वही वहाँ की मनी और वैल्यू अगर बोलूँ मैं आपको, वही वहाँ पर देखा जाता है, उसके अलावा कुछ नहीं देखा जाता। तो ऐसे कोई रूल्स नहीं है। ऐसे कोई बात नहीं हुई। यहाँ पे हमारे खूब सारे दर्शक हैं, दर्शक शिवाय कुमार जी भी जुड़े हुए हैं, वो भी एक जो कहना चाह रहे हैं कि इन ये डिप्रेशन से थोड़ा सा पीड़ित बता रहे हैं, कैन बी क्योर द डिजीज आल्सो थ्रू दिस टेक्निक काइंडली गाइड बिकॉज माय रिलेटिव इज सफरिंग फ्रॉम ए डिप्रेशन। तो आपको लग इसके बारे में भी इनका बताइए। वैसे तो शिवाय कुमार जी राशि जी बता चुकी हैं कि चाहे डिप्रेशन हो या किसी तरह की मानसिक समस्या हो, कोई तनाव हो या फिर कोई भी तरह की चीजें हो, उनको आप इस चीज के जरिए पा सकते हैं, उसका निदान आप इसके जरिए पा सकते हैं। राशि जी, मुझे लगता है कि एक आखिरी सवाल कुछ समय पूरा हो चुका, तो एक आखिरी सवाल तो मैं फिर भी लेना ही चाहूंगा। आपने बिलीफ सिस्टम के ऊपर बड़ा जोर डाला है, सारी चर्चा के अंदर आपने बिलीफ सिस्टम का बार बार में प्रयोग भी किया है कि बिलीफ सिस्टम, लव, कंपैशन, इसके ऊपर बहुत किया है। तो इसको थोड़ा सा, बिलीफ सिस्टम क्या है ना, इसको थोड़ा विस्तार से बताइए, किस तरह से हमारी जिंदगी को ये प्रभावित करता है। देखिए, मैं इसका भी ना एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ कि बिलीव्स जो होते हैं वही हमारे ब्लॉकेजेस होते हैं। जैसे अभी एक लड़के का सेशन किया तो उसने बताया कि वो कोई भी इंटरव्यू देता है या किसी से भी मिलता है तो उनका हेड साइज चेक करता है, और हेड साइज चेक करके लॉजिक लगाता है कि वो उस पर्सन को अपनी लाइफ में आने देगा या नहीं आने देगा। इसकी वजह से उसे बहुत फाइनेंशियल लॉस हुए, बहुत ज्यादा उन्होंने कई सारी जॉब ज्वाइन नहीं की, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हुई। तो क्या हुआ कि जब अब आप अगर नॉर्मल लाइफ में देखें तो बिलीफ सिस्टम ये कि सिर्फ हेड साइज से आप किसी को करें तो वो कहीं पर भी लॉजिक नहीं बैठता, राइट। तो हम क्या करते हैं, हम वो यही बिलीफ सिस्टम हम ये पता करते हैं कहाँ से शुरू हुआ। देखिए जैसे करंट लाइफ में है, अभी हम जब बचपन से लेकर बड़े होते हैं तो क्या होता है, हमारे बहुत सारे वैल्यूज होते हैं, हमारे सामने बहुत सारे यूनिवर्सल फैक्ट्स होते हैं, हमारे एक्सपीरियंस होते हैं। तो हमारा माइंड क्या करता है, हर समय एनालाइज करता है और लॉजिकली चीजों को फिट करता है माइंड में, मेमोरीज के फॉर्म में, एक्सपीरियंस के फॉर्म में। तो जब भी कोई नई इंफॉर्मेशन आती है तो हमारा माइंड उसको एनालाइज करके या तो रिजेक्ट करता है या एक्सेप्ट करता है। तो जिसको वो एक्सेप्ट कर लेता है वो हमारा बिलीफ सिस्टम में ऐड हो जाता है, एक एक्सपीरियंस के तौर पे ऐड हो जाता है। जैसे सपोज कीजिए मैंने अभी आपको बोलूं कि मैंने एक बंदे का सेशन किया और वो फेरी थे पिछले लाइफ में, तो क्या होगा, आपका लॉजिकल माइंड उस इंफॉर्मेशन को चेक करेगा, देखेगा कि ऐसा तो नहीं हो सकता, मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया है। तो आप क्या करेंगे, उसे रिजेक्ट कर देंगे। अब यही इंफॉर्मेशन कोई मुझे बताएगा, मैं बोलूंगी हाँ जी बिल्कुल ठीक है, ऐसा हो सकता है, और मैं एक्सेप्ट कर लूंगी। तो ऐसे करते 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 हमारे जो बिलीव्स और एक्सपीरियंसेस हैं हम स्टोर करते चले जाते हैं, और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारी एज होती है, ये और हार्ड होते चले जाते हैं। इसमें हमारे ट्रॉमास भी आते हैं, जैसे लाइफ में कुछ गलत हुआ है तो वो हमारी माइंड सेव कर लेता है कि ये इवेंट है और इस इवेंट के साथ फिजिकल और इमोशनल चार्ज अटैच है। तो वो हमारा जो एक्सपीरियंस है, जो हमारे बिलीव्स हैं, हम हर लाइफ के साथ कैरी करते हैं, राइट। जब हमारी मृत्यु होती है तो हम अवेयरनेस के तौर पे अपने साथ अगले बर्थ में लेकर जाते हैं, है ना। तो वही बिलीफ सिस्टम्स ही होते हैं कि वो कहाँ से शुरू हुआ, वो विचार या वो कोई कॉन्ट्रैक्ट या जो भी हमारी लाइफ में पैटर्न है वो कहाँ से शुरू हुआ। उस पैटर्न को अगर हम खोल दे तो क्या होता है कि हम अब हमारी जो इनर अवेयरनेस में ट्रांसफॉर्मेशन होता है और हम चेंज हो जाते हैं। जैसे इन बच्चे का मैंने बताया आपको, ये एक लाइफ पे गए इस प्लैनेट पर जहां पर इन्होंने देखा कि वहां के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से एकदम परफेक्ट थे, पर्पल कलर की बॉडी थी, हॉर्न्स थे और बीक जैसी उनकी नोज थी, इस तरीके से था। उस जगह पे, उस प्लैनेट पे जो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स थे उसके हिसाब से वो जो उनका हेड साइज था वो बिल्कुल ठीक था। तो वो बिलीफ उस प्लैनेट के लिए ठीक था, लेकिन करंट टाइम में अर्थ के लिए वो बिल्कुल इररिलेवेंट था। तो जब हम बिलीफ की बात करते हैं तो हम यही देखते हैं कि ये जो ब्लॉकेजेस हैं जो हमारे खुद के, जैसे डर है हमारे अंदर या प्रोकास्टिनेशन है हमारे अंदर, या हमारे अंदर अपने बारे में जो हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स होते हैं कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, वो शुरू कहाँ से है। उन्हीं जगहों पे जाते हैं, उन्हीं बिलीव्स को पकड़ते हैं, उन्हीं अवेयरनेस जहाँ से हमारे अंदर वो हमने एक बीज की तरह पड़ गई है हमारे माइंड में, उन्हीं को वहां जाके वहीं से रिमूव कर देते हैं। तो जो उसकी जो ब्रांचेस होती है, लेटर ब्रांचेस, लेटर लाइफ में जो हमें आगे बढ़ने नहीं देती, जो एक वेट की तरह हमें नीचे पकड़ कर रखती है, वहीं जाके हम उसको खत्म कर देते हैं। तो उसी को हम बिलीफ सिस्टम बोलते हैं।
सुनील जी, और उसी पर हम काम करते हैं कि वो चेंज होते हैं वहां पर, हम वहां पर रिलीज करते हैं कि देखिए मैं शकुंतला नहीं हूं, अब ये शकुंतला यहीं पर ही है। तो जो मेरा नेक्स्ट जो रोमियो वाला रोल है, मैं बहुत परफेक्शन के साथ निभा पाऊंगी और क्या करूंगी उसको एक्सेल कर पाऊंगी। तो उन्हीं बिलीफ सिस्टम्स को हम देखने की कोशिश करते हैं और उनको इनर ट्रांसफॉर्मेशन की तरह देखते हैं। बहुत 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 खूबसूरत, जाहिर सी बात है, बहुत अच्छी से आपने बात बताई कि जीवन में हमारे सामने दोनों तरह के पक्ष आते हैं। एक वो पक्ष जिसे हम नकार देते हैं, एक वो जो स्वीकार देते हैं। स्वीकार करने वाले पक्ष अपने आप एक तह के ऊपर तह जमती जाती है और फिर हम उसी चीज को सच कह लीजिए या फिर जो भी कह लीजिए वो मान लेते हैं, वही हमारा बिलीफ सिस्टम बन जाता है। फिर सारे निर्णय कह लीजिए, सारे डिसीजन कह लीजिए, हमारे सारे कर्माज हैं वो उसी के लिहाज से बढ़ते चले जाते हैं, हम करते जिंदगी के अंदर वैसे ही चलते जाते हैं। राशि जी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। मुझे लगता है कि समय तो अगर मुझे ना रोके तो मेरे और ढेरों सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, लेकिन हमेशा की तरह मैं एक बात जो कहना चाहूंगा कि समय की मर्यादा हमें रखनी चाहिए, क्योंकि अनुशासन ही जीवन में उन्नति और समृद्धि देता है। आपने अपने कीमती समय में से हमें जो इतना समय दिया और हमारा जो इतना मार्गदर्शन किया, और बहुत सारे जो मिथ कह लीजिए, ये हमारे दिमाग में एक वो फिल्मों के जरिए कह लीजिए, ये सामाजिक जो हम लोग देखते हैं आसपास के माहौल के अंदर जो डर जो घुसा हुआ था इस चीज को लेकर, उससे जो आपने हमें निजात दिलाई, उसके लिए बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हमें मार्गदर्शन किया और किस तरह से ये चीज है जीवन को सफल बनाने में सहयोग कर सकती है, ये भी हमें आपके जरिए समझने की जो मौका मिला, उसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन। और साथ ही साथ आपने हमें ये भी समझाया कि पिछली चीजों को जानना क्यों महत्वपूर्ण है। तो पिछली चीजों को जान के हम लोग पुराने दर्द को कुरेदने की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि आज जो जख्म जो तकलीफ हमें हो रही है, तो उसकी नींव में, तकलीफ में उसका आधार क्या है। तो सिर्फ उस आधार को खोजने का जो नाम है वही स्पिरिचुअल रिग्रेशन है, कि आप ऐसा क्यों झेल रही हैं। तो यहाँ पर किसी को तकलीफ देने की बात कह लीजिए, दर्द को खरीदने की बात नहीं है, जीवन को समृद्ध बनाने की बात है। और जीवन को समृद्ध बनाने में अगर थोड़ी सी पीड़ा अगर हमें होती है तो वो पीड़ा हमें सहनी चाहिए, क्योंकि जब तक धरती का सीना फटेगा नहीं तो उससे लहलाती फसलें निकलेंगी नहीं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि सारी फसल जमीन उपजाऊ हो जाए, तो अपने जो तह कह लीजिए, अपना जो जितना माइंडसेट कह लीजिए, उसके सारे कंकर पत्थर को इस स्पिरिचुअल रिग्रेशन के जरिए निकाल फेंके और अपने बंजर से जो धरती है उसको उपजाऊ बनाइए और समृद्धि की तरफ बढ़ जाइए। आशा राशि जी आप हमारे साथ जुड़े और हमारा मार्गदर्शन किया, उसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। और आपसे प्रार्थना रहेगी, करबद्ध प्रार्थना रहेगी कि आप फिर किसी कार्यक्रम में आएं और हमारा मार्गदर्शन करें। और मेरे जो ढेरों सवाल जो छूट गए हैं उनको भी आप बताएं। दर्शकों के भी जो ढेरों सवाल आज भी बहुत छूट गए हैं, और भी बहुत सवाल थे जिनको मैं ले नहीं पाया, लालची व्यक्ति की तरफ से की तरह कह लीजिए, अपने ही सवालों को लेता हुआ आगे वो। लेकिन ईमानदारी से कहूँगा कुछ सवाल मैंने दर्शकों के भी लेने की पूरी कोशिश की है। तो चलिए दर्शकों, आप अपनी कृतज्ञता आपके प्रति जाहिर करता हूँ और आपसे का भी आभार अभिनंदन व्यक्त करता हूँ कि आप इस कार्यक्रम से जुड़े रहे और इसको सुना, और इसके जरिए जो आपने सीखा है वो आगे भी समाज में फैलाएं, जिससे कि जो मिथ हमारे समाज में फैले हुए हैं वो खत्म हो सके और हम समाज के अंदर सकारात्मक बदलाव लेकर आ सके। चलिए फिर हम लोग किसी एक्सपर्ट के साथ में, किसी अच्छे से टॉपिक के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए आभार, अभिनंदन, धन्यवाद। थैंक यू।